हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूस आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और कंटिन्यूसली आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू डिजिटल बोर्ड पे आपको दोबारा साइंस और मैथ्स का पूरा पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बट ऑलरेडी एक बार सब कुछ पहले से ही पढ़ा के रखा है, तो हमारे पहले वाले वीडियोस यानी व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी कंटिन्यूस प्रेजेंट है। तो आप हमारे वीडियोस को देख के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है कि जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से कंसेप्ट पे ध्यान देना और कंसेप्ट समझ के चीज़ों को याद करके एग्जाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप हमारे वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, तो प्लीज़ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो रात दिन एक करके हम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वक्त के पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया जाए। आप आराम से बिना किसी देरी की जब मर्जी आप वीडियोस को ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस को, ट्यूशन्स को, तो वो हमारे चैनल पे आके फ्री में पढ़ के जा सकते हैं। बस उनको एक चाहिए स्मार्टफोन उनके घर में और एक इंटरनेट का जो नॉर्मल पैक होता है, उससे भी देखोगे तो भी आप आराम से हमारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ ये काम कर देना मेरे लिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 8th स्टैंडर्ड की अगर मैं साइंस की बात करूं तो चैप्टर 14 तक हम पहुंच चुके थे न्यू बैच के अंदर। ऑलरेडी सब कुछ वैसे तो पढ़ा के रखा हुआ है हमने, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी देखा जाए तो सब कुछ हमने पढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो ये जो चैप्टर है 14 का, चैप्टर नंबर 14, इसका ऑलरेडी 2 लेक्चर बन गए थे। आज जो है वो 3rd लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीट के इफेक्ट्स के बारे में। तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम कोई चीज़ को मेज़र करते हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया, हमने देखा कि कैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चीज़ें होती है, हमने थर्मामीटर के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में कौन कौन से टाइप के थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल, डिजिटल, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया। साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की है। तो आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और इफेक्ट्स ऑफ हीट को देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 आज फाइनली हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट की। तो व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट्स ऑफ हीट। देखो, आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब हम हीट करते हैं, ये चीज़ समझ के लो बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, बर्फ़ है, बर्फ़ को मैं हीट करूंगा तो वो फैल जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, लोहे को आप हीट करो वो थोड़ा सा फैलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखोगे जिसको हीट करोगे तो वो एक्सपांड होता है। दिस इज द नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कि वाइल हीटिंग वो एक्सपांड होता है। लेकिन वही चीज़ को अगर मैं कूल कर दूँ, ठंडा कर दूँ, तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे पानी है, पानी को ठंडा कर दोगे तो वो पूरा सा सिकुड़ जाएगा और बर्फ बन जाएगा, यानी कि वो सॉलिड बन जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाए तो वो एक्सपांशन में चले जाता है, एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कूल कर दिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाता है, यानी वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब यही जो इफेक्ट्स ऑफ हीट है, या एक्सपांशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो इस चैप्टर में अगर आपको देखा जाए तो सिर्फ एक्सपांशन के बारे में दिया। वैसे आप जब फ्यूचर में जब बड़े हो जाओगे और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक्सपांशन है खाली। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक्सपांशन की। तो जैसे मैंने बोला कि एक्सपांशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, व्हेन हीट इज गिवन टू एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर जब हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली जब आप हीट करोगे तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। करेक्ट है, और जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा तो जैसा हमारा नेचर है, कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचर ये है कि वाइल हीटिंग उसको टेम्परेचर जब मिलेगा तो वो क्या करता है, फैलने लगता है। यानी क्या, किस में चले जाता है, वो एक्सपांशन में चले जाता है। तो वो क्या होने लगता है, एक्सपांड होने लगता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो, इन सभी में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, एक्सपांड होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया है, क्लियर है यहां तक। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो एक्सपांशन है इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड और एक्सपांशन ऑफ गैस के बारे में। इस चैप्टर में बस इतना ही ये टॉपिक बचा हुआ है, इसको फटाफट करना है। तो हम देखेंगे सॉलिड के केस में, यानी कोई चीज कड़क है, ठोस है, मजबूत है, जैसे कोई लोहा हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसको जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड के केस में कैसे एक्सपांशन होगा, और अगर कोई लिक्विड है, पानी है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसको केस में कैसे एक्सपांशन होगा, और या फिर कोई गैसेस है उसके केस में कैसे एक्सपांशन होगा। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, जिसमें पहला पढ़ना है लीनियर एक्सपांशन। अब ये लीनियर
एक्सपांशन मतलब लाइन के हिसाब से एक्सपांशन होना, लीनियर मतलब लाइन के हिसाब से एक्सपांशन होना। क्या बोल रहा है? द लीनियर एक्सपांशन, देखो पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है? द लीनियर एक्सपांशन ऑफ ए सॉलिड इज द इंक्रीज इन लेंथ, यानी लाइन के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको जब मैं हीट करूंगा हो सकता है थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ जाए, ऑब्वियसली होता भी, अगर आप इसको हीट करोगे, ठीक है, जब हीट करोगे तो ऑब्वियसली इसका मटेरियल जो होगा वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसको आप जब खींचोगे भी ना तो ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर लीनियर एक्सपांशन। तो अगर लाइन वाइज यानी लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से कोई चीज एक्सपांड होती है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ यहाँ पे वायर का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर में अगर कॉपर वायर होगा, एक वायर का टुकड़ा लेना, उसको गर्म करना, एकदम गर्म करना, और किसी कपड़े और किसी चिमटा होता है ना, चिमटा पकड़ वगैरह, उसको पकड़ के थोड़ा खींचना, तो वायर देखो खींचने को होगा आपको, यानी उसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा। यानी जब भी आपने कोई रॉड को या फिर कोई वायर को, जब भी आपने क्या किया, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट किया, तो वो क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन कैसा हो रहा है? लीनियर तरीके से एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? लेंथ भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द लीनियर एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ वाइज एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अब इसी का अगर हम आगे देखें तो जो भी लेंथ का चेंजेस हो रहा है, द चेंज इन लेंथ, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है टू द ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि देखो ये वायर है, मान लो ये वायर है, अब ये वायर का जो भी ओरिजिनल लेंथ रहेगा उसके हिसाब से ही जो नया लेंथ आएगा वो आएगा, क्योंकि जब भी मैं इसको हीट करूंगा और खींचूंगा तो ऑब्वियसली इसका लेंथ जो है बड़ा होगा, मतलब एक्सपांड हो रहा है हीटिंग करने पे, लेकिन वो कितना बड़ा होगा, तो वो जो नया लेंथ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कितना टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, पहले कितना था, बाद में कितना किया, तो दैट इज नथिंग बट योर एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है इसी चीज की वजह से। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ध्यान दोगे, क्या हो जाता है कि दैट इज द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहा है? चेंज इन लेंथ जो है वो क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये वाला, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी चेंजिंग लेंथ क्या हो जाएगा? पहले था, मान लो इसका L1 था, चेंज हो गया L2 बन गया, तो L2 माइनस L1 करूंगा तो हो जाएगा चेंजिंग लेंथ। पहले कितना था, माइनस ओरिजिनल कितना चेंज हो गया है, उसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कितना चेंज हुआ। तो चेंजिंग लेंथ मतलब L2 माइनस L1, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे? ओरिजिनल लेंथ से, जो कि L1 था पहले, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे L1 क्या है, लिख सकते हो आप लोग ऐसा, यहाँ पे L1 वेयर L1 इज इक्वल टू क्या है? ओरिजिनल लेंथ, L2 क्या है? न्यू लेंथ, ठीक है। उसके अलावा डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2, जो टेम्परेचर T2 होगा उसको T1 से माइनस कर दो, तो इस प्रकार से ये चीज आ जाएगा। तो L2 माइनस L1, प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, अगर आपने 7th में 8th में जब भी पढ़ा होगा ऐसा कुछ चीजें, तो प्रोपोर्शनल का साइन हमें मैथमेटिकली हटाना होता है, और उसको हटाने के लिए हम इक्वल तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव एनी प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कांस्टेंट वैल्यू, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमने लिया है वो है लैम्बडा। तो यहाँ पे L2 माइनस L1 प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जब इक्वल लिखा तो हमें लैम्बडा से बाकी की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें L1 को माइनस L1 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? L1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है, और उसमें L1 कॉमन निकाल देंगे तो L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस लैम्बडा इंटू डेल्टा टी। दिस विल बिकम अ फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? दिस विल बिकम अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू लेंथ, यानी कोई वायर है, कोई रॉड है, उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो उसका जो नया लेंथ आएगा वो कैसे आएगा? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन आ सकते हैं। तो अगर आ गया तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और सॉल्व करना है, जिसमें जो लैम्बडा होगा वो आपको दिया रहेगा। लैम्बडा का वैल्यू जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। यानी हम इस केस में लैम्बडा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस का कोएफिशिएंट है वो लीनियर एक्सपांशन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? वो लीनियर एक्सपांशन हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे कांस्टेंट का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चीजें आपको बाय हार्ट करनी है, ये एक तरीके का डेरिवेशन जैसा है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द लीनियर एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड, तो आप इस तरीके से ये पूरा लिख सकते हो। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि होगा लीनियर एक्सपांशन तो पढ़ लिया, अब दूसरा टाइप का एक्सपांशन है एरियल एक्सपांशन, और एक और एक्सपांशन है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड एक्सपांशन की ही बात कर रहे हैं, यानी किसी सॉलिड में एक्सपांशन कैसे हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने एक देख लिया जो कि था लीनियर एक्सपांशन, यानी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेंथ के हिसाब से अगर इंक्रीज करना है तो वो हो जाएगा आपका लीनियर एक्सपांशन, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से इंक्रीज करना है तो वो हो जाएगा एरियल एक्सपांशन, और वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीज करना है तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है? एज सिमिलर टू लीनियर एक्सपांशन, यानी जैसे लीनियर एक्सपांशन हुआ, यहां पे
इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया जो है कोई भी शीट का, सॉलिड मटेरियल का कोई भी शीट है, पतरा है, कोई भी चीज है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हीटिंग के वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। सिंपल। वहां पे क्या हो रहा था, उसका लेंथ बड़ा हो रहा था, इसके लिए लीनियर एक्सपांशन कहा गया। यहां पे क्या बड़ा होगा, उसका एरिया, यानी कोई चीज ऐसा है उसका एरिया जो है बढ़ गया, पहले 50 स्क्वायर फीट था, अब 100 स्क्वायर फीट हो गया, मान लो, इतना तो नहीं होगा लेकिन फिर भी, तो फैल गया ना, एरिया फैल गया पूरा, तो क्या हो जाएगा, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड हो जाएगा, जिसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नया वाला एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा टी। ये चीज को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ये जो चीज दिख रहा है आपको, इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा बोला जाता है। और ये सिग्मा का मतलब क्या है, जैसे वहां पे लैम्बडा एक कांस्टेंट था, कौन सा कांस्टेंट था, लीनियर एक्सपांशन का कांस्टेंट था, यहाँ पे सिग्मा है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना है, और सेम इसको इस तरीके से याद रखना है कि यहां पे जैसे शीट था तो एक 2D स्ट्रक्चर होता है, पतरा क्या होता है, एक 2D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर कोई बॉक्स है जो कि होगा 3D स्ट्रक्चर, तो अगर कोई 3D पीस ऑफ सॉलिड है जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, वो भी हर एक साइड से फैलेगा, ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब जगह से फैलेगा। ठीक है ना, एक बॉक्स जो छोटा था अब बड़ा हो गया बॉक्स, तो क्या हुआ, वहां पे 3D एक्सपांशन हुआ। तो जब 3D एक्सपांशन हुआ मतलब इन शॉर्ट उसके अंदर का पूरा वॉल्यूम भी एक्सपांड हुआ रहेगा। तो जब भी हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो 3D होगा उसको एक्सपांड करेंगे, मतलब उसको हीट करेंगे, तो वो एक्सपांशन में जाएगा, तो उस केस में वो जो एक्सपांशन होगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा टी। अगर आपने देखा होगा तीनों के तीनों फॉर्मूले सेम है, बस फर्क क्या है कि अगर लीनियर एक्सपांशन है तो वो L2 और L1 हो गया है, एरियल एक्सपांशन है तो A2 और A1 हो गया है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है तो V2 और V1 हो गया है। और कहां पे फर्क है, अंदर के कांस्टेंट वैल्यू में। लीनियर एक्सपांशन में जो कांस्टेंट है उसको लैम्बडा कहते हैं, एरियल एक्सपांशन में जो कांस्टेंट है उसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में जो कांस्टेंट है उसको कहते हैं बीटा। ठीक है, और बीटा क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो पहला टॉपिक था कि एक्सपांशन में भी सॉलिड का एक्सपांशन, वो भी लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ये आपको बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में, डीप में मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है वो है एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, यानी कि हम यहां पे क्या बात करेंगे, लिक्विड में कैसे एक्सपांशन होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, कोई लिक्विड अगर आपने देखा होगा, जैसे पानी की अगर बात करें तो पानी को जब हीट करते हैं तो पानी भी क्या होता है, एक्सपांड होता है। कैसे एक्सपांड होता है, वो भी एक्सपांड होने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो गैस बन के कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है। दैट इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। तो क्या बोल रहा है, अ लिक्विड डज नॉट हैव ए डेफिनाइट शेप, यानी अगर आपने नोटिस किया होगा कोई लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है, आप जिस भी बॉटल में डालोगे उसका शेप ले लेगा। हंडे में डालोगे तो हंडे का शेप आएगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप आएगा, ठीक है ना, वास में डालोगे तो वास का शेप आएगा। मतलब पानी का कोई शेप नहीं होता, लेकिन जिस भी चीज में डालोगे उसके जैसा वो शेप ले लेता है, ठीक है। बट उसका जो वॉल्यूम होता है, शेप भले ही ना हो लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन डिफाइन दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट फॉर ए लिक्विड एज फॉलो, यानी इन शॉर्ट पानी का शेप तो नहीं है, यानी एरिया नहीं है, लेंथ नहीं है, लंबाई नहीं है, एरिया नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम जरूर है। यानी 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर पानी आएगा उसके अंदर। तो इसके लिए यहां पे जो एक्सपांशन होगा लिक्विड के केस में, वो कौन सा टाइप का एक्सपांशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक ही एक्सपांशन होगा। जैसे सॉलिड में था, सॉलिड में भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन था, तीसरा टाइप जो देखा था, लेकिन लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा। मतलब न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो अगर आप देखोगे सॉलिड का एक्सपांशन का वॉल्यूमेट्रिक वाला और लिक्विड के एक्सपांशन का वॉल्यूमेट्रिक वाला, दोनों का ही फॉर्मूले सेम है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन था, इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन था। बस फर्क क्या होगा कि जो बीटा होगा उसका वैल्यू चेंजेस आएगा और कुछ नहीं। तो बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। आई मीन कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन जो वॉल्यूम और टेंपरेचर वगैरह होगा वो चेंजेस आएगा। तो दिस इज द फंडा, दैट इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, माफ करना, लिक्विड, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। और इसमें भी कौन सा हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? बहुत इजी टॉपिक था। एक आखिरी टॉपिक है इसी प्रकार इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है एक्सपांशन ऑफ गैसेस, यानी गैस के केस में कैसे एक्सपांशन होता है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, कोई भी गैस को भी जब आप हीट करोगे तो फटाफट से एक्सपांड होगा और भागता है, और गैस का तो नेचर वैसे भी है कि वो दूर दूर भागता है। तो जनरल तौर पे जैसे आपको पता है कि गैस डज नॉट इवन हैव ए फिक्स वॉल्यूम, गैस का कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप और साइज और लेंथ तो है ही नहीं, लेकिन वॉल्यूम भी उसका कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो गैस है ये हीट करने पे एक्सपांड तो होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई गैस है जिसको हम क्लोज बॉक्स, यानी समझ लो सिलेंडर है, मेरे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर मैंने गैस भर के रखा है, तो और जब उस सिलेंडर को मैं गर्म करूंगा
ठीक है, गर्म करूंगा तो उसका जो वॉल्यूम है ना, जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखो गैस का कोई वॉल्यूम तो है नहीं पहले बात, लेकिन जितना भी गैस आपने भर रखा है उसके अंदर वो क्लोज बॉक्स या फिर क्लोज सिलेंडर के अंदर वो अंदर ही अंदर रह जाएगा और वो एक्सपांड होने की कोशिश तो करेगा लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि उस सिलेंडर ने उसको रोक रखा था। तो जैसे उसको क्लोज बॉक्स में रखा रहेगा तो उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा हर बार, चाहे वो सॉलिड का केस हो या फिर लिक्विड का केस हो। जब आप हीट करोगे तो एक्सपांशन हो रहा था, लेकिन इसमें गैसेस के केस में जब आप कोई भी गैस को किसी सिलेंडर में, किसी क्लोज कंटेनर में, किसी क्लोज बॉक्स में रखोगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना तो चाहेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज बॉक्स में रखा हुआ है। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जैसे हम लोग को कभी कभी बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हमारे ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर होता है, हमें टॉयलेट लगती है तो हम पानी पीते और उसका कैपेसिटी इतना ही है, इतना कैपेसिटी है, तो टॉयलेट भरता है एक दिन तक पूरा। आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप टॉयलेट नहीं जाते हो तो आपको बहुत प्रेशर फील होता है कि नहीं? सेम उसी प्रकार सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो हीट हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या लगेगा? अंदर प्रेशर लगेगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर विल बी इंक्रीज, एंड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सपांशन होगा गैस का वो किसके हेल्प से मेजर होगा? तो इट इज मेजर्ड बाय कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरा गैस कितना एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम कितना एक्सपांड हो रहा है उसका, तो हमें प्रेशर के वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हम मेजर कर पाएंगे। और इसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोएफिशिएंट जो है यही रिस्पांसिबल है, एंड इट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन ऑफ कोएफिशिएंट, एंड दैट इज गिवन बाय द सेम फार्मूला, दैट इज V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। आप देख सकते हो यहां पे भी क्या आएगा? वॉल्यूम ही आएगा ना, क्योंकि जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जो कि इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसको अगर मैं कांस्टेंट कर दूं कि इंक्रीज नहीं होना है, तो क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। और यहां पे भी जो बीटा है क्या है? कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस है। क्लियर? समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये चीज बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। हर एक चीज को डिटेल में कंसेप्चुअल तौर पे समझाने की मैंने कोशिश की है। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम था हीट एंड मेजरमेंट, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसके भी लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे, तो आप बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करना। ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से कॉमेंट के माध्यम से देना। और अगर ये चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके सभी अपने 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को, दोस्त को शेयर करो, रिलेटिव्स को शेयर करो। बताओ कि सर न्यू बैच में कितना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ाने के बाद भी रेस्ट नहीं करके न्यू बैच भी पढ़ा रहे, ताकि ये वीडियो सालों साल ऐसे चलते रहे और आपके आने वाले जनरेशंस भी, आपके छोटे भाई बहन भी इस वीडियो को देख के फायदा उठा सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।